हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या भारत चीन का नाम लेने से डरता है या चीन जिन्हें अपना दुश्मन मानता है? भारत का भी वो ना तो मित्र है न दुश्मन। फिर ऐसा क्या है जब भारत और चीन का सीमा पर जबरदस्त तनाव चल रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी इस संदर्भ में जो भी बयान दिया है उसमें चीन का उन्होंने कभी सीधे नाम नहीं लिया। और इस बात की पुष्टि तब भी होती है जब तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के 85वें जन्मदिन पर न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन बधाई का ट्वीट करते हैं, न ही पीएमओ की ओर से ही ऐसा होता है। जबकि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे कोई खिलाड़ी हो, फिल्म पर्सनैलिटी हो, नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री या कोई राष्ट्राध्यक्ष हो, किसी को भी जन्मदिन की बधाई देने से नहीं चूकते। फिर क्या बात है कि धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन की बधाई पीएम नहीं देते हैं। जबकि मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब हमेशा ही दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देते रहे थे और 2013 में तो उन्होंने दलाई लामा को बधाई देते हुए उनके साथ अपनी वीडियो भी ट्वीट की थी। आखिर कौन है दलाई लामा जिनको लेकर नरेंद्र मोदी को विपक्ष निशाने पर ले रहा है और चीन जो दलाई लामा को अपनी समस्या मानता है और उनसे बेतरह चिढ़ता भी है। बौद्ध धर्म में दलाई का अर्थ है महासागर और लामा यानी गुरु होता है और बौद्ध दलाई लामा को अपना गुरु मानते हैं और तिब्बत का राजा भी उन्हें माना जाता है। दलाई लामा और चीन के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। चीन उन्हें अलगाववादी नेता मानता है, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। दुनिया की छत कहे जाने वाले तिब्बत में चीनी सेना जब बौद्धों को कुचल रही थी और चीन ने 1951 में इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। 1357 से लेकर 1419 तक तिब्बत में धर्मगुरु हुए जिनका नाम सिखापा था। इन्होंने 1409 ईस्वी में तिब्बत में एक स्कूल खोला था, जेलग स्कूल। इसी स्कूल का एक मेधावी छात्र था गेंदुन ड्रुप, जो पहले दलाई लामा बने। 1630 के दशक में बौद्धों और तिब्बतियों के बीच नेतृत्व को लेकर लड़ाइयां शुरू हुई थी। फिर 5वें दलाई लामा तिब्बत को एक करने में सफल हो गए और 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। लेकिन जब 40 साल बाद चीन में माओ से तुंग के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार बनी तो चीन ने तिब्बत पर हमला बोल दिया। चीन ने तिब्बत पर जब हमला किया तब 14वें दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया चल रही थी और तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। कुछ सालों के बाद तिब्बत के लोगों ने चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अपनी संप्रभुता की मांग करने लगे। दलाई लामा बचपन से ही तिब्बतियों की परेशानियों को समझने लगे थे और चीन के खिलाफ आवाजें उठाने लगे थे। दलाई लामा को लगा कि वे चीन के जाल में बुरी तरह फंस जाएंगे तो सन 1959 में उन्होंने भारत में शरण लेने की ठानी। आपको बता दें कि तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को 31 मार्च 1959 यानी आज से 61 साल पहले तिब्बत से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। तिब्बत की राजधानी लहासा से दलाई लामा पैदल ही हिमालय को पार करते हुए भारत की सीमा में आ पहुंचे थे। चीन को भारत का दलाई लामा को शरण देना अच्छा नहीं लगा और यहाँ से चीन के भारत के साथ रिश्ते खराब होने की शुरुआत हो गई। वहीं चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा किए जाने से जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका जैसे तमाम देश चीन से नाराज हो गए और उनकी निगाहें भारत पर थी कि जवाहरलाल नेहरू जो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चीन के इस कदम की निंदा करे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू चीन को रणनीतिक दोस्त की तरह देख रहे थे और उन्होंने दलाई लामा को समझाया कि वे संपूर्ण आजादी की मांग छोड़े और स्वायत्तता की चाह रखें। स्वीडिश पत्रकार बेर्टिल लिंटर ने अपनी किताब में इन बातों का जिक्र किया है कि दलाई लामा को शरण देने की वजह से चीन भारत को सबक सिखाना चाहता था और इसी दौरान भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा को लेकर विवाद छिड़ने लगा। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा कहने लगा। तभी चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा राजमार्ग शिनजियांग तिब्बत हाईवे बनाकर तैयार कर दिया। इस हाईवे की सड़क अक्साई चीन से गुजरी जो भारत का हिस्सा था। अक्साई चीन को 1842 में ब्रिटेन ने जम्मू कश्मीर का हिस्सा घोषित किया था और 1957 में भारत कुछ कर पाता तब तक चीन ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। जवाहरलाल नेहरू सीमा पर चीन की सीनाजोरी झेल रहे थे। पंचशील नीति के कारण उनके हाथ बंधे हुए थे। वहीं दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत का रुख कर रहे थे और जब वो ब्रह्मपुत्र नदी के पास पहुंचे तो उनका तिब्बत कहीं पीछे छूट गया।
नाव द्वारा नदी पार कर वे असम की बोगडीला हवाई अड्डे पर पहुंचे। दलाई लामा के भारत आने का खामियाजा देश ने भुगता और नेहरू की नीतियों की वजह खासकर दलाई लामा को शरण देने से नाराज चीन ने 1962 में भारत पर हमला बोल दिया। जबकि 1956 में चीनी प्रधानमंत्री झाऊ एन लाई भारत दौरे पर आए थे, तब दलाई लामा भी आए थे और नेहरू से मुलाकात के दौरान जब दलाई लामा ने तिब्बत की आज़ादी की बात प्रमुखता से रखी तो नेहरू ने उन्हें समझाया कि वो तिब्बत की आज़ादी की बात छोड़कर उसकी स्वायत्तता की बात करें। आपको बता दें कि अप्रैल 1959 में भारत ने दलाई लामा को जब अपने यहाँ शरण दी तब उनकी उम्र महज 23 साल की थी। दलाई लामा सैनिक के वेश में तिब्बत से भागकर अरुणाचल प्रदेश के त्वांग को पार कर भारत आए थे। उधर तिब्बत की राजधानी लहासा में हालात खराब होते जा रहे थे। चीनी सेना की ज्यादतियां शुरू हो गई थी। चीन किसी भी तरह दलाई लामा को अपने देश बुलाना चाहता था। 1956 में दलाई लामा को चीन ने बीजिंग बुलाया, ये कहते हुए कि उन्हें अकेले आना होगा, उनके साथ कोई भी सैनिक या उनका कोई बॉडीगार्ड नहीं आ सकता। तब दलाई लामा के ऑस्ट्रेलिया के एक दोस्त हेरिक हरेर ने उन्हें सलाह दी थी कि अकेले जाना ठीक नहीं है, अगर वो अकेले बीजिंग गए तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा। जब दलाई लामा चीन नहीं गए तो चीन ने पूरा तिब्बत तहस नहस कर दिया। अपने 85वें जन्मदिन पर दलाई लामा ने इस व्यथा को बयां किया है। मैं 85 साल का हूँ। 14 या 15 साल की उम्र में मैंने अपनी आज़ादी खो दी थी। जब मैं 24 साल का था तब अपना देश खो दिया था। 1959 के बाद से तिब्बत पीड़ा से भरा हुआ है। तिब्बत और भारत के अतीत से घनिष्ठ संबंध है। आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए 60 वर्षों तक मैंने यहाँ मिली स्वतंत्रता का आनंद लिया है। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद लद्दाख, डोकलाम, नाथुला होते हुए अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी तक जाता है और चीन की नजरें तवांग इलाके पर हमेशा से रही है। तवांग और तिब्बत में काफी सांस्कृतिक समानताएं हैं, जिससे चीन तवांग को तिब्बत का ही एक हिस्सा मानता है। 2017 में जब दलाई लामा ने तवांग की मॉनेस्ट्री का दौरा किया था, तब चीन ने इस दौरे का पुरजोर विरोध किया था। चीन इसे दक्षिण तिब्बत भी कहता है। 1960 और 1970 के दशक के दौरान चीनी सांस्कृतिक क्रांति के दौरान तिब्बत के ज्यादातर बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया गया। इस दमन और सैनिक शासन के दौरान यह माना जाता है कि 70,000 तिब्बतियों की जान चली गई। तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद उसे पूरी तरह दुनिया से काट दिया गया। किसी बाहरी व्यक्ति को तिब्बत या उसकी राजधानी लहासा जाने की इजाजत नहीं है। विदेशी लोगों पर 1963 में पाबंदी लगाई गई, जिसे 1971 में खोल दिया गया था। इस दौरान चीन ने तिब्बत की संस्कृति, भाषा, धर्म सबको अपना निशाना बनाया और उसका चीनीकरण शुरू कर दिया। 2003 जून महीने में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन के साथ मुलाकात में तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था और सिक्किम के रास्ते भारत के साथ व्यापार करने की शर्त भी मान ली थी। चीन अब तिब्बत में अपना दलाई लामा बनाना चाहता है। 1995 में 14वें दलाई लामा ने जब अपना उत्तराधिकारी 6 साल के गेधुन चोमेकी नाइमा को चुना और 3 दिन बाद उसे पंचेन लामा घोषित किया गया, जिसे 11वें पंचेन लामा के तौर पर पहचाना गया। इसके 3 दिन बाद ही दलाई लामा के बाद तिब्बत का दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति 6 वर्षीय गेधुन और उनका परिवार गायब हो गया। इसके पीछे माना जाता है कि चीन का हाथ है, जिसने गेबुन परिवार को राजनीतिक बंदी बना लिया। चीनी सरकार खुद दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनना चाहती है, जो तिब्बतियों के धार्मिक हितों के खिलाफ है। इसके पीछे माना जाता है कि दलाई लामा, जो तिब्बत को चीन से आज़ाद कराने के लिए दशकों से मुहिम चला रहे हैं, उनका उत्तराधिकारी भी आज़ादी की मुहिम चलाएगा और अगर चीन किसी को दलाई लामा का वारिस बनाएगा तो आज़ादी की मुहिम कमजोर पड़ सकती है। चीन के धोखे से आहत 8 नवंबर 1962 में संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे। हमने अपने लिए एक बनावटी माहौल तैयार कर लिया था और हम उसी में रहने लगे थे। चीन और भारत के तनावपूर्ण संबंधों को लेकर मोदी को भी इतिहास जरूर खंगालना चाहिए। तिब्बत आज तक आजाद नहीं हुआ और इसके धर्मगुरु भारत में शरणार्थी हैं।
तिब्बत के बारे में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को एक खत लिखा था और कहा था कि चीन ने हमें शांति के नाम पर धोखा दिया है। मेरे विचार से चीन की अंतिम कार्रवाई विश्वासघात है। इसमें त्रासद यह है कि तिब्बत हम पर पूरा भरोसा करता है, वो हमसे संचालित होते हैं। हम उन्हें चीन के प्रभाव से निकालने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। उस वक्त वे अहमदाबाद में अपना 75वां जन्मदिन मना रहे थे। पटेल की ये आशंका सही साबित हुई और चीन लगातार भारत की सीमाओं में हस्तक्षेप करता रहा। नेहरू की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी को चीन से बेहतर संबंधों की उम्मीदें थी और इसी दिशा में मोदी ने चीन से कई व्यापारिक समझौते भी किए। मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 मुलाकातें हुई, जिनका कोई एजेंडा पहले से तय नहीं था और शी जिनपिंग ने भी बयान दिया था कि भारत चीन विवाद का अंत होगा, सब कुछ सुलझ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और भारत चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार हुआ। वही चीन गलवान हो या डोकलाम, भारत की सीमाओं में घुस जबरन कब्जा कर रहा है। चीन के इस विस्तारवाद की मंशा सरदार पटेल ने पहले भांप ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था चीन का पुनः संयोजनवाद और कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद पश्चिमी ताकतों के साम्राज्यवाद या विस्तारवाद से अलग है। चीन ने इसे विचारधारा से जोड़ दिया है, जिससे यह 10 गुना ज्यादा खतरनाक हो गया है। सो नरेंद्र मोदी के सामने भी चुनौती है कि चीन से डरने की जगह चीन से त्रस्त देशों के साथ नई रणनीति बनाएं। सो मोदी को अब चीन के लिए नई कूटनीति तैयार करनी होगी, जो समय और काल के आंच में पककर तैयार हुआ हो। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।